हेलो गाइस, वेलकम टू दिस चैनल द क्लासरूम। मेरा नाम है शिवम केशरवानी और मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्लास 11 का चैप्टर नंबर 3 केमिस्ट्री का टेबल, पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले अगर हम बात करें तो क्या हुआ करता है। अच्छा सुन लो मेरी बात कि मैं नीट के लिए, जेई के लिए और सीयूईटी के लिए फोकस्ड हूँ, तो ध्यान से इसको समझना और चीज़ें आगे बढ़ते रहेंगी। ठीक है, सिलेबस सेम है तो चीज़ों पे डरना नहीं है। स्टार्ट करते हैं और एंड तक खत्म करेंगे पूरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिर उसके बाद चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पीरियोडिक टेबल में, और पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले हम बात करेंगे उसका डेफिनेशन क्या है। तो अरेंजमेंट ऑफ ऑल द नोन एलिमेंट्स इन अ टेबुलर फॉर्म। अगर हम टेबुलर फॉर्म में जितने भी एलिमेंट्स जाने गए हैं उनको अरेंज कर दें, हॉरिजॉन्टल रोज में कर दें और वर्टिकल कॉलम्स में कर दें, तो हम पीरियोडिक टेबल कहते हैं। देखो बेटा, हॉरिजॉन्टल रोज और वर्टिकल कॉलम, लेफ्ट टू राइट क्या है, ये हॉरिजॉन्टल रोज हैं और टॉप टू बॉटम जो है वर्टिकल कॉलम हुआ करते हैं। क्लियर है? तो इनमें अगर हम अरेंज करें और इस तरह से प्रॉपर्टीज जो होती है सिमिलर प्रॉपर्टीज की एक जगह हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक टेबल कहते हैं। बोलो क्लियर है? तो एलिमेंट्स को क्या करना है, अरेंज करना है हॉरिजॉन्टल रोज में और वर्टिकल कॉलम्स में, तो उसे हम पीरियोडिक टेबल कहते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ कि उन टाइमों में जब एलिमेंट्स को क्या हुआ, एलिमेंट्स जो होते हैं वो खोज होने लगी, तो उनको कैटेगराइज करना था, हमको उनको कैटेगराइज करके पढ़ना था। तो अलग अलग दौर में अलग अलग साइंटिस्ट आए और चीजों को कैटेगराइज करना स्टार्ट कर दिया। तो सबसे पहला जो साइंटिस्ट है वो लेवॉइसियर आया। लेवॉइसियर जो है हमारे फादर ऑफ केमिस्ट्री हैं, और उनके अनुसार जितने भी एलिमेंट्स नेचर में पाए गए हैं वो बेटा दो चीजों में कैटेगराइज की गई हैं, एक तो मेटल्स और दूसरा नॉन मेटल्स। मेटल्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को लूज करके कैटायन बनाते हैं, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्ट करके जो होता है वो एनायन बनाया करते हैं। क्लियर है? अरे बोलो क्लियर है? तो इसका मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें यहाँ पर, तो अगर एक सोडियम मेटल है तो हमेशा वो इलेक्ट्रॉन को लूज करके Na+ बनाएगा, एक कैटायन बनाएगा। भाई पॉजिटिव चार्ज क्या है, कैटायन है। उसी तरह से मान लो फ्लोरीन एक नॉन मेटल है तो वो हमेशा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और फाइनली F- एनायन बनाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाया करेगा। तो लेवॉइसियर ने बोल दिया कि जो भी एलिमेंट्स हैं उनको दो चीजों में कैटेगराइज करना है, एक मेटल्स और दूसरे नॉन मेटल्स। लेकिन बेचारे लेवॉइसियर हो गए फेल। क्यों फेल हो गए? क्योंकि भैया कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स थे जो मेटल्स की तरह भी प्रॉपर्टी शो करते थे और नॉन मेटल्स की तरह भी प्रॉपर्टी शो करते थे। उन एलिमेंट्स को हम कह देते थे मेटलॉइड्स। तो मेटलॉइड्स जब पिक्चर में आया तो पिक्चर से कौन गायब हो गया? लेवॉइसियर, क्योंकि उन्होंने ये क्लासिफिकेशन उनका जो है वो ड्रॉबैक के रूप में आ गया। ठीक है, अब आगे अगला साइंटिस्ट कौन आता है? तो अगला साइंटिस्ट बेटा आता है प्रॉट्स हाइपोथेसिस। तो प्रॉट्स एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला कि हर एक एलिमेंट जो होता है नेचर में पाया गया वो हाइड्रोजन से बना हुआ है। इसका मतलब कि एक एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होता है वो हाइड्रोजन से चूंकि एलिमेंट बना हुआ है, तो हर एक एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होता है वो हाइड्रोजन के एटॉमिक मास का ही तो मल्टीपल होगा। अरे बोलो। तो अकॉर्डिंग टू हिम ईच एलिमेंट इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन को हम 1 mu मान लेते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पर किसकी, लिथियम की, किसकी बात करें हम, लिथियम की, तो 3Li7 जो होता है, तो एक एटम लिथियम का, उसके अंदर देखो ये मास नंबर 7 है, कुल मिला के 7 हाइड्रोजन एटम से बने हैं। मान लेते हैं कितना, 7 हाइड्रोजन एटम से बने हैं। तो इसका मतलब अगर हम बात करें 35.5 क्लोरीन, अगर क्लोरीन का मास नंबर जो होता है वो 35.5 होता है, 35.5, तो क्लोरीन का एक एटम 35 तो हाइड्रोजन के साथ मिल जाता है, और 0.5 हाइड्रोजन कहां से पॉसिबल है? तो ये उनका ड्रॉबैक है कि यार पॉइंट में नहीं लेना है, कि उनके अनुसार क्या था कि इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए हाइड्रोजन के मास का, लेकिन क्लोरीन के केस में 35.5 है, तो जो कि इम्पॉसिबल है। इसका मतलब कि इनका क्लासिफिकेशन भी फेल हो गया। ये लिमिटेशन क्या था? देखो, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ दोज एलिमेंट्स हैविंग द फ्रैक्शनल एटॉमिक मास, या डेसिमल में अगर एटॉमिक मास आ रहा है तो उनकी डिस्कवरी जब हुई तो भैया ये फेल हो गए, क्योंकि इंटीग्रल मल्टीपल आना चाहिए ना हाइड्रोजन का, 1 2 3 4 5 7 37 ऐसे करके आना चाहिए, 0.5 तो आना नहीं चाहिए था एटॉमिक मास। तो भैया इस वजह से जो होते हैं, प्राउड भी एक साइंटिस्ट है, वो फेल हो गए। बोलो क्लियर है? इसका मतलब कि लेवॉइसियर है पिक्चर में, वो भी खत्म। अब जो प्राउड हाइपोथेसिस है वो भी खत्म। अब एक क्वेश्चन देख लो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एटम प्राउड हाइपोथेसिस नॉट अप्लाइड, इसमें से कौन से एटम में प्राउड हाइपोथेसिस अप्लाइड नहीं है? तो देखो 24 भैया प्राउड हाइपोथेसिस जो होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल पे अप्लीकेबल था, तो x अगर मास नंबर इसका 24 है तो हाँ ये अप्लीकेबल है। कार्बन 26 है तो अप्लीकेबल है, कार्बन नहीं है सॉरी, वो C है, कोई भी एलिमेंट C है उस पर अगर मास नंबर 26 है तो हाँ वो अप्लीकेबल है, क्योंकि मास नंबर जो होना चाहिए यहाँ पर इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए 1 का, जो कि हाइड्रोजन का मास नंबर है। बट यहाँ पे y 12.5 है ना, तो ये फ्रैक्शनल है ना, पॉइंट में आ गया बेटा। तो अगर फ्रैक्शनल आ गया तो इसका मतलब ये एप्लीकेबल नहीं है। प्रॉट में डेसिमल या फ्रैक्शनल
फ्रैक्शनल एटॉमिक मास पॉसिबल नहीं था। चीजें क्लियर है? चलो, अब इस वजह से ये फेल हो गया। अब जो अगले साइंटिस्ट आते हैं वो डॉबर्नियर आए। ये बहुत अच्छे साइंटिस्ट हैं, इनका बड़ा अच्छा योगदान है, बड़ा ट्रिमेंडस एक नया जो होता है इनका योगदान था। तो क्या था, अगर एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में हम अरेंज कर दें, ठीक है, इफ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन, आई एम सॉरी, इफ, क्या बोल रहे हैं हम, कि इफ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, अगर एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर एलिमेंट्स को हम अरेंज करें तो क्या होता है बेटा, ही मेड द ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट्स, और तीनों, ठीक है, 3 एलिमेंट्स का उन्होंने ग्रुप बनाया और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो एटॉमिक मास मिडिल वाले का है वो पहले और तीसरे के एवरेज एटॉमिक मास के बराबर है। फॉर एग्जांपल एक्स वाई जेड है और इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में हमको अरेंज करना है। इसका मतलब ये है कि एटॉमिक मास जो होता है वो जेड का सबसे ज्यादा, फिर वाई का और फिर एक्स का, सबसे ज्यादा जेड का, फिर वाई का, फिर एक्स का। बोलो क्लियर है? तो सबसे ज्यादा जेड का, फिर वाई का और फिर एक्स का है एटॉमिक मास, ठीक है। तो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में हमने रख दिया एलिमेंट्स को, तो बीच वाले का जो एटॉमिक मास है वो पहले और तीसरे का एवरेज एटॉमिक मास हुआ करता है, ठीक है, पहले और तीसरे का एवरेज एटॉमिक मास हुआ करता है। इसका मतलब कि y का जो एटॉमिक मास होगा वो x प्लस जेड बाय 2 होगा, यही तो एवरेज निकलता है। बोलो क्लियर है? अगर इक्वेशन में कभी ये भी आ गया तो y इक्वल टू एक्स बाई 2 प्लस जेड बाई 2, ये भी हो सकता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पर मान लो अगर हम लिथियम, सोडियम और पोटेशियम लेते हैं, तो एटॉमिक मास लिथियम का कितना है, 7 है, इसका 23 है, एटॉमिक लिथियम का 7 है, सोडियम का 23 है और पोटेशियम का 19 हुआ करता है। तो 7 प्लस 19, 7 प्लस 19, 7 प्लस 19 और बाय 2 कर दो तो बीच वाले का निकल के आ जाएगा। हाँ, निकल के आ जाएगा। कितना आएगा? 19 प्लस 7 कितना हो गया बेटा? 26 और बाय 2, अरे बोलो 19, सॉरी इसका 39 है, आई एम रियली सॉरी, पोटेशियम का होता है बेटा 39, ठीक है। तो 7 प्लस 39 कितना हो गया बेटा? 46 बाय 2 दैट इज इक्वल टू 23, जो कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, कभी कभी इक्वल ही हो जाता है, किसके? बीच वाले के एटॉमिक मास की इक्वल हो जाया करता है। बोलो क्लियर है? अब एक और एग्जांपल देखते हैं हम, ठीक है। उसी तरह क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उसी तरह पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो पहले और तीसरे का जब एटॉमिक मास का एवरेज ले लोगे तो बीच वाले का एटॉमिक मास आ जाएगा। तो डॉबर्नियर ने ऐसा कुछ अरेंज किया था कि इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में अरेंज करना है और पहले और तीसरे का जो मास का अगर हम एवरेज ले लेते हैं तो वो दूसरे वाले मास के बराबर आ जाएगा। बोलो क्लियर है? अब ऐसे कितना मास याद रखोगे, कितना चीजों को करोगे, तो ट्रिक है, अगर डॉबर्नियर का भी बताना है कि ये डॉबर्नियर है कि नहीं, तो ट्रिक ये है बेटा कि डॉबर्नियर ट्राइड रूल इज अप्लाइड ओनली ऑन दोज ग्रुप्स विच हैव द सेम अल्टरनेटिव एटॉमिक नंबर डिफरेंस ऑफ आइदर 8 और 18। इसका मतलब कि अगर कंसेक्यूटिव अगर मेंबर्स में अगर उनके एटॉमिक मास का जो डिफरेंस होगा तो या तो 8 हो या तो 18 हो, या तो 8 हो या तो 18 हो। तो यहाँ पे 8 है, यहाँ पर ध्यान से 8 है, इसमें 18 है, तो वो क्या है, वो डॉबर्नियर के ट्राइड्स हुआ करते हैं। मतलब अगर हम क्या पता चला कि एटॉमिक नंबर्स के बीच का क्या एटॉमिक, अब हम ये तो पुरानी बात तो हो गई, उसमें एटॉमिक मास ही चल रहा था, लेकिन अगर अभी हमको अगर ट्रिक के आधार पर अगर डॉबर्नियर को सॉल्व करना है कि इनमें से कौन सा डॉबर्नियर ट्राइड है, तो वो बताने के लिए हम क्या देंगे कि हमको कंसेक्यूटिव मेंबर्स का एटॉमिक नंबर देखना है। क्या देखना है? एटॉमिक नंबर, और उनके बीच का डिफरेंस देखना है। अगर वो 8 या 18 है तो वो डॉबर्नियर ट्राइड है। बोलो क्लियर है? वो डॉबर्नियर ट्राइड है। इसका मतलब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम में लिथियम का 3 होता है एटॉमिक नंबर, सोडियम का 11 होता है, तो 3 और 11 में जो डिफरेंस है वो 8 का आया। उसी तरह सोडियम में और पोटेशियम में जो होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, पोटेशियम का जो होता है वो 19 होता है, तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का है? 8 का है। अरे बोलो, इसका मतलब कि जब डिफरेंस 8 या 18 का हो तो हम क्या करेंगे, उसको बताने के ये डॉबर्नियर ट्राइड में एप्लीकेबल है। अब डॉबर्नियर का लिमिटेशन ये था कि दिस, क्या बोल रहा है डॉबर्नियर का एप्लीकेशन बेटा, क्या था? तो डॉबर्नियर का एप्लीकेशन बेटा ये था कि दिस रूल कांट बी अप्लाइड इन मेनी मोर ग्रुप्स। भाई बहुत सारे ग्रुप्स में अप्लाई नहीं हो सकता, वहां फेल हो जा रहा था, कुछ में ही अप्लीकेबल था। ये था डॉबर्नियर का एप्लीकेशन, सॉरी लिमिटेशन। अब न्यूलैंड ऑक्टेव रूल क्या होता था? तो न्यूलैंड एक साइंटिस्ट था जो थोड़ा म्यूजिक में इंटरेस्ट रखता था, तो म्यूजिक में इंटरेस्ट रखा तो म्यूजिक के बारे में जानकारी था, तो उसने बोला कि सारे गामा पाधा निसा, तो सा पहली बार में आया और 8वें नंबर पे फिर सा आके रिपीट आया, सारे गामा पाधा नी सा। समझ रहे हो? तो इफ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, अगर एलिमेंट्स को आप इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में आप अरेंज करो तो क्या होता है कि पहले वाला और 8वें वाला एलिमेंट का प्रॉपर्टी सेम होता है। पहला एलिमेंट और 8वें एलिमेंट का प्रॉपर्टी सेम होता है, जस्ट लाइक संगीत वॉवेल नोटेशन। फॉर एग्जाम्पल
देखो यहाँ पे सारे गामा पाधा नी, फिर सा आ गया, तो ये पहले नंबर पे था ना, पहले ये पहले नंबर पे था, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, और फिर इसी को सातवें के बाद फिर रिपीट होगा आठवां। अरे बोलो, तो लिथियम का जो, ये लिथियम अगर पहला मेंबर है तो 8th मेंबर सोडियम होगा। अरे बोलो, इसका मतलब पहले और 8वें मेंबर का जो प्रॉपर्टी होता है वो सेम होता है, जस्ट लाइक संगीत वॉवेल नोटेशन, क्योंकि सा पहले है, फिर 8वें नंबर पे फिर सा आएगा। क्लियर है? 8वें नंबर पे फिर सा आएगा। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि पहले और 8वें का प्रॉपर्टी सेम होता है, जस्ट लाइक संगीत वॉवेल नोटेशन। लेकिन ये तो अच्छा, इन्होंने बड़ा अच्छा बताया, लेकिन लिमिटेशन यही थी कि ये जो एप्लीकेबल था वो सिर्फ कैल्शियम पे एप्लीकेबल था। आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैसेज एंड डी ब्लॉक मेटल्स, न्यूलैंड ऑक्टेव रूल हैज बीन फेल्ड आउट। क्यों? लिमिटेशन ये था कि जैसे इनर्ट गैस आई, भाई यहां पर क्या आ रहा है, फ्लोरीन के बाद अब क्या आएगा बताओ, नियॉन आता है। अब उस टाइम तो नहीं था, तो ये इसकी जब एंट्री होगी 0 ग्रुप के 18 ग्रुप की जब एंट्री हो गई इनर्ट गैसेस की, तो पहले के बाद 8वां ये आ गया ना, 8वां मेंबर। जब 8वां मेंबर ये आ गया बेटा, इसका मतलब ये है कि अब 8वां मेंबर जो है लिथियम के बाद सोडियम नहीं आएगा, अब लिथियम का 8वां मेंबर नियॉन है, लेकिन दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग है। तो इसलिए इनर्ट गैसेस की एंट्री जब हुई, या जब डी ब्लॉक नीचे जाएंगे तो डी ब्लॉक की जब एंट्री हुई तो क्या हो गया, इनका लिमिटेशन फेल हो गया, पहले और 8वें की प्रॉपर्टी सेम नहीं रह पाई है, तो यहां से जो है न्यूलैंड ऑक्टेव रूल जो होता है वो फेल हो गया। ठीक है, अब अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो आए कौन, लोथर मेयर कर्व। देखो लोथर मेयर ने क्या किया है कि उन्होंने एटॉमिक मास और एटॉमिक वॉल्यूम में ग्राफ प्लॉट किया, उन्होंने रिलेशन देखा किसके किसके बीच में, एटॉमिक मास और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में। तो देखो एटॉमिक मास के बीच में एक ग्राफ रखा और एटॉमिक मास यहां पर है एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे एटॉमिक वॉल्यूम है। तो उन्होंने देखा कि इधर चल रहा है एटॉमिक वॉल्यूम, इधर चल रहा है एटॉमिक मास, तो उन्होंने ये देखा बेटा कि ये जो कर्व उन्होंने बनाया, उन्होंने ये बोला कि जो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स थे ना, जो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स थे, जैसे लिथियम आया, सोडियम आया, पोटेशियम आया, रुबिडियम आया, सीजियम आया, ठीक है, ये हमेशा पिक पे होते हैं कर्व के, किस पे, पिक पे होते हैं। देखो ये हमेशा किस पे आ रहे हैं, पिक पे आ रहे हैं। ये कौन है, तो आंसर है ये जो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं ना ग्रुप 1 के, हलीना करे रब से फरियाद, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये टिप पे आ रहे हैं कर्व के। और जो डिसेंडिंग पोजीशन, भाई ग्राफ ऐसे चल रहा है ना, तो डिसेंडिंग पोजीशन, ये डिसेंडिंग पोजीशन है, उसी तरह ये असेंडिंग है, फिर ये डिसेंडिंग है, ठीक है। तो जो डिसेंडिंग पोजीशन वाला है वो दिखा रहा है लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स, जैसे कि अल्कलाइन अर्थ मेटल, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बापराजी। तो देखो, तो पहली बात तो अल्कलाइन मेटल कहां पे है, वो ऑक्यूपाई द पीक पोजीशन ऑफ द कर्व। उसी तरह जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बापराजी, आगे। तो ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हुआ करते हैं, सेकंड ग्रुप के हुआ करते हैं, और ये डिसेंडिंग पार्ट ऑफ द कर्व में होते हैं, डिसेंडिंग पार्ट ऑफ द कर्व में होते हैं, क्लियर है। उसी तरह असेंडिंग पार्ट ऑफ द कर्व में अगर हम बात करें, ये असेंडिंग पार्ट ऑफ द कर्व में कौन होता है बेटा, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट 17 ग्रुप के, देखो ध्यान से, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिस्टीन, हेलोजन 17 ग्रुप की बात करें तो वो असेंडिंग पोजीशन ऑफ द कर्व पे रहते हैं। वो कहां रहते हैं, वो असेंडिंग पोजीशन ऑफ द कर्व पे रहा करते हैं। बात क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो लोथर मेयर के कर्व में जो हाईएस्ट डेंसिटी वाले एलिमेंट्स होते हैं वो बॉटम पार्ट पे हुआ करते हैं। यहां पर जो होते हैं वो हाईएस्ट डेंसिटी वाले एलिमेंट्स हुआ करते हैं। देखो बॉटम में क्या हो रहा है, हाईएस्ट डेंसिटी के एलिमेंट्स रहा करते हैं। तो फिर से रिवाइज करते हैं। अच्छा, हाईएस्ट डेंसिटी के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, सबसे मोर हाईएस्ट जो होता है ऑस्मियम का है और इरिडियम का है। ऑस्मियम की डेंसिटी 22.5 ग्राम पर सीसी हुआ करती है और वहीं इरिडियम की 22.61 ग्राम पर सीसी हुआ करती है। इसका मतलब ये है कि डेंसिटी ऑफ इरिडियम जो होता है वो ऑस्मियम के लगभग बराबर होता है, लेकिन थोड़ा सा डेंसिटी जो होता है इरिडियम का ज्यादा होता है इन कंपेरिजन टू ऑस्मियम। बोलो क्लियर है। तो फिर से रिवाइज करते हैं हम लोथर मेयर कर्व। तो पहली बात उन्होंने ग्राफ प्लॉट किया किसके बीच में, एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास के। अभी एटॉमिक नंबर पिक्चर में नहीं है, अभी एटॉमिक मास ही चल रहा है। तो एटॉमिक मास और एटॉमिक वॉल्यूम के टर्म्स में ग्राफ जो इसने उन्होंने पुट करा, उन्होंने देखा कि जो पिक पोजीशन ऑफ द कर्व है उसमें अल्कलाइन मेटल्स आ रहे थे फर्स्ट ग्रुप के, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। जो डिसेंडिंग पोजीशन ऑफ द कर्व था वहां पे अल्कलाइन अर्थ मेटल आ रहा है, और जो असेंडिंग पोजीशन ऑफ द कर्व है वहां पर क्या आ रहा है, बोलो क्या आ रहा है वहां पे, हैलोजन फैमिली, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और जो हाईएस्ट डेंसिटी के एलिमेंट्स आया करते हैं वो बॉटम में आ रहे हैं ग्राफ में। क्लियर है। अच्छा, यहां तक बात समझ आ रही है। अब लिमिटेशन यही था उनका भी
कि इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन द वेरियस पोजीशन ऑफ द कर्व। अब कर्व के अलग अलग पोजीशंस को बताना कि उस कर्व में ये कहां पर है, ये वाला एलिमेंट किस वाले पोजीशन पे है, तो ये बहुत ही कठिन था यार, पोजीशन बताना बहुत ही कठिन था। अब ये तो फेल हो गया। अब नेक्स्ट जो आया, जिसको हम आज भी मानते हैं बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट है, कौन आया बेटा? मेंडलीव। कौन आया बेटा? मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, वन ऑफ द बेस्ट साइंटिस्ट। तो मेंडलीव की अगर हम बात करें तो उन्होंने बोला कि इफ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, इन्होंने भी एटॉमिक मास ही लिया था, नंबर नहीं लिया था, एटॉमिक मास। देन आफ्टर, मतलब कि कुछ क्षणों के बाद एक समय ऐसा आएगा कि वही प्रॉपर्टी फिर से रिपीट होगी। फिर से समझो, अगर एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अंदर कर देते हैं, अगर एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में अरेंज कर देते हैं, तो क्या हुआ करता है कि प्रॉपर्टीज में रिपीटेशन आती है कुछ समय बाद। कुछ समय बाद क्या हो रही है, वही प्रॉपर्टी फिर से रिपीट हो जाएगी। इसी को हम पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। वही चीज अगर एक समय के बाद फिर से आके रिपीट हो जाए तो वो पीरियोडिक फंक्शन हुआ करता है। इसका मतलब कि जो प्रॉपर्टीज होती है एलिमेंट्स की, दे आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। देखो, if elements are arranged in order of increasing atomic mass, then after a definite interval there is a repetition in properties। ठीक है, क्लियर है? अब इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में टोटल 63 एलिमेंट्स प्रेजेंट थे, टोटल 63 एलिमेंट प्रेजेंट थे मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में, उस समय खोजे गए थे। तो उन्होंने क्लासिफाई किया उसको 7 पीरियड्स में। पीरियड्स क्या हुआ करते हैं बेटा? वो हॉरिजॉन्टल हुआ करते हैं, लेफ्ट टू राइट। ये 7 पीरियड्स, तो 1 फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, ऐसे जा रहा है लेफ्ट टू राइट। और 8 ग्रुप्स, तो 8 ग्रुप्स क्या होता है? टॉप टू बॉटम ऐसे चलते हैं 8 ग्रुप्स। तो ये जो 7th पीरियड थे बेटा ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन पीरियड है ना, या सॉरी 7th पीरियड ये होते हैं, ये लेफ्ट टू राइट, ये फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड। और जो ये 8 ग्रुप्स होते हैं ना, ये टॉप टू बॉटम, ये फर्स्ट ग्रुप है देखो, उसी तरह ये सेकंड ग्रुप है, ये थर्ड ग्रुप है। क्लियर है? अब हर एक ग्रुप के जो है वो 2 सब ग्रुप्स बटे हुए हैं, हर एक ग्रुप के क्या है? 2 सब ग्रुप्स बटे हुए हैं। उसी तरह से फर्स्ट से 7th ग्रुप के 2 सब ग्रुप्स हैं, ए सब ग्रुप, बी सब ग्रुप। लेकिन जो 8th वाला ग्रुप है वो सबसे बड़ा ग्रुप है, उसमें 3 सब ग्रुप्स होते हैं, ए ग्रुप, ए सब ग्रुप, बी सब ग्रुप, सी सब ग्रुप। ठीक है, तो देखो लिखा हुआ है यहाँ पर। अच्छा, अब इनके मेरिट्स पढ़ लेते हैं, क्या क्या मेरिट्स हैं। बोला सेम प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द सेम ग्रुप। सेम प्रॉपर्टी के एलिमेंट भैया सेम ग्रुप में प्रेजेंट है, बहुत अच्छी बात है यार। मतलब टॉप टू बॉटम ग्रुप होता है, तो सेम प्रॉपर्टी वाले सेम ग्रुप में प्रेजेंट हो गए, यही तो चाहिए हमें। दैट्स वाई इट बिकम इजी टू लर्न अबाउट द एलिमेंट्स। इस प्रकार से हमको बहुत आसानी हुई कि हम एलिमेंट्स को लर्न कर लें कि यार एक ग्रुप में जो भी एलिमेंट्स है उनकी प्रॉपर्टीज सेम है। क्लियर है? दूसरी उनका मेरिट जो था वो ये था कि उन्होंने कुछ एलिमेंट्स को पहले से प्रिडिक्ट कर रखा था, उसकी भविष्यवाणी कर रखी थी और उनका नाम भी दे रखा था, मतलब नाम नहीं, ईका करके नाम दे रखा था। तो ये जो एलिमेंट्स थे वो प्रेजेंट थे मेंडलीव, मतलब वो प्रेजेंट नहीं थे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में, वो फिर भी बताया कि अगर भविष्य में खोजा जाएगा तो इसी की प्रॉपर्टी जैसा कुछ ना कुछ होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम के बाद खोजा गया कौन? गैलियम। उसी तरह बोरॉन के बाद खोजा गया स्कैंडियम। ये उस समय थे नहीं, ये पहले से ही जगह छोड़ के गए थे ऐसे। कौन? मेंडलीव। एल्यूमिनियम के बाद छोड़ दिए थे, बोरॉन के बाद छोड़ दिए थे, उसी तरह सिलिकॉन के बाद छोड़ दिए थे, उसी तरह मैग्नीज के बाद छोड़ दिए थे। तो बाद में जब हमने खोजा तो यहाँ पे गैलियम रखा, यहाँ पे स्कैंडियम रखा, यहाँ पे जर्मेनियम रखा है, टेक्नीशियम रखा। बोलो क्लियर है? अरे बोलो। तो यहाँ पर उन्होंने जब कुछ नहीं था तो वहां पे रख दिया उन्होंने नाम ईका एल्यूमिनियम, ईका एल्यूमिनियम। उसी तरह यहाँ पे ईका बोरॉन, उसी तरह यहाँ पे ईका सिलिकॉन, ईका मैग्नीज, ऐसे 4 नाम रख दिए। ईका मतलब बाद, एल्यूमिनियम के बाद ईका एल्यूमिनियम, बोरॉन के बाद ईका बोरॉन। क्लियर है? अच्छा, इसको याद करने का ट्रिक कैसे हम ऐसे याद करते हैं, गंगा से जमुना तक, गंगा से जमुना तक, ये याद करने का एक ट्रिक है, वो याद रहे तो बहुत अच्छी बात है। गंगा मतलब गैलियम हो गया, से मतलब स्कैंडियम हो गया, जमुना मतलब जर्मेनियम हो गया, और तक मतलब टेक्नीशियम हो गया, ऐसे याद होता है। तो इन्होंने प्रोडिक्शन कर दी थी कुछ एलिमेंट्स को। और कुछ पीरियोडिक टेबल में मेंडलीव ने क्या किया कि कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मास को उन्होंने क्या किया, करेक्ट किया। जैसे कि यहाँ पे आ गया, ठीक है, यूरेनियम, बेरिलियम, इंडियम, ऑरियम, और ये तुम्हारा प्लेटिनम हो गया। तो इसको हमको याद करने का तरीका, यू बेईमान, इंसान, सब, सॉरी, और पिटोगे।
यू बेमान इंसान ऑर्बिट हो गए, ऐसे याद कर लो। तो इन्होंने इनका क्या किया, एटॉमिक मास को थोड़ा करेक्ट किया। क्लियर है। अब नेक्स्ट डिमेरिट्स क्या था, अभी तक तो मेरिट पढ़ लिया हमने। डिमेरिट्स है कि अभी भी हाइड्रोजन के पोजीशन कंट्रोवर्शियल है। हाइड्रोजन को फर्स्ट ग्रुप में रखें या 18 ग्रुप में रखें। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन तो होता है फर्स्ट ग्रुप में इसलिए रखा जाएगा क्योंकि इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, इसलिए फर्स्ट ग्रुप में, समझ रहे हो। और फ्लोरीन में इसलिए रखा जाएगा कि एक इलेक्ट्रॉन पाके हैलोजन फैमिली में इसलिए रखा जाएगा हाइड्रोजन को कि एक इलेक्ट्रॉन पाके वो इनर्ट बन जाएगा, हीलियम बन जाएगा। तो दोनों में रखना जो होता है वो कॉन्ट्रोवर्शियल हो गया, किस में रखें, ठीक है, फर्स्ट ग्रुप में रखें या 17 ग्रुप में। और आइसोटोप्स भाई एक ही एलिमेंट जो होते हैं अलग अलग फॉर्म में है, जैसे हाइड्रोजन ही है तो 1h1 1h2 1h3 तीन आइसोटोप्स में पाया जाता है। अब हाइड्रोजन को तो उन्होंने रख दिया, लेकिन आइसोटोप्स का क्या पोजीशन होगा वो नहीं बताया उन्होंने। तो पोजीशन ऑफ आइसोटोप भी जो होता है वो कंट्रोवर्शियल हो गया। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्या है बेटा, इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल सम एनालॉगस पेयर्स आर प्रेजेंट। कुछ एनालॉगस पेयर्स प्रेजेंट थे विच आर प्रेजेंट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। तो मेंडलीव का एक डिमेरिट ये था कि उनमें कुछ ऐसे भी जोड़े थे जो लेफ्ट टू राइट, भाई क्या होता है लेफ्ट टू राइट या टॉप टू बॉटम, क्या एटॉमिक मास बढ़ता है, लेकिन इन जोड़ों में जो एटॉमिक मास होता है बढ़ने की बजाय घट रहा था। फॉर एग्जांपल आर्गन और पोटेशियम। आर्गन जो होता है इसका, ठीक है, आर्गन जो है उसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 18 होता है और पोटेशियम का 19 होता है। पहले आर्गन आता है बाद में पोटेशियम आता है, हालांकि नंबर के आधार पे हम यहाँ पर नहीं है, एटॉमिक मास के आधार पे। तो पहले आर्गन आता है फिर पोटेशियम आता है मेंडलीव में भी। तो इसका मतलब आर्गन का जो है एटॉमिक मास जो है वो कम होना, पहले आर्गन है ना तो उसका कम होना चाहिए और बाद में पोटेशियम उसका ज्यादा होना चाहिए, लेकिन यहां पर बेटा उल्टा हो गया। आर्गन का एटॉमिक मास जो है वो ज्यादा है और पोटेशियम का कम है, मतलब एज एक्सपेक्टेड जो होता है वो उल्टा हो गया। बोलो, पोटेशियम का जो होता है वो ज्यादा होना चाहिए लेकिन पोटेशियम का कम हो गया। उसी तरह से यहाँ पे थोरियम और पैरेडियम का, ठीक है, थोरियम और पैरेडियम का। और उसी तरह से अगर हम बात करें टेक्नीशियम और इंडियम का, कोबाल्ट और निकिल का, तो इनका क्या हो रहा है कि आगे वाले मेंबर का एटॉमिक मास ज्यादा होना चाहिए बट वो कम है। इसको याद करने का एक बेटा तरीका हम याद रखेंगे। आमिर खान तेरी इनकम थाली परोसो कोई नहीं। याद हो गया। तो ये जो होते हैं एटॉमिक मास में के वैल्यू में जो होता है वो उथल पुथल हो रही थी, तो इसलिए जो होता है ये उसका एक क्या है डिमेरिट है कि उन्होंने ये करेक्ट नहीं कर पाया। ठीक है। अब एक और डिमेरिट है कि जो अलग अलग नेचर के एलिमेंट्स उनको सेम ग्रुप में रख दिया गया। ठीक है, सेम ग्रुप में। जैसे कि पहला वाला ग्रुप है उसमें 2 सब ग्रुप्स होते हैं ना, ए और बी सब ग्रुप्स। तो पहले ग्रुप में जो होता है लिथियम सोडियम पोटेशियम वुल्फ्रेन सीजियम आ गया, ये अल्कलाइन मेटल्स होते हैं, नॉर्मल मेटल्स हो गए। और उसी ग्रुप के दूसरे वाले सब ग्रुप में जो होते हैं वो कॉपर सिल्वर गोल्ड डाल दिए, ये कॉइनस मेटल्स होते हैं। जहां पर एल्कलाइन मेटल्स वगैरह जो होते हैं हाईली रिएक्टिव होते हैं, वही जो होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं। वो क्या होते हैं? लेस रिएक्टिव होते हैं। तो हाईली रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव और रखा गया सेम ग्रुप में, तो ये तो गलत है ना। ग्रुप तो एथलेट्स डिफर करे, बोलो। और उसी तरह से बेटा क्या होता है कि अनलाइक एलिमेंट्स वर प्रेजेंट इन द डिफरेंट ग्रुप्स, लाइक एलिमेंट्स वर प्रेजेंट इन द डिफरेंट ग्रुप। मतलब कि जो 2 समान एलिमेंट्स जो होते हैं जो जिनको सेम ग्रुप में रखा जाना चाहिए था, अब उनको 2 अलग अलग ग्रुप्स में रखा जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल जो नोबल मेटल्स होते हैं वो गोल्ड और प्लेटिनम, इनको 2 अलग अलग ग्रुप्स में रखा जाता है, किसी को एक ग्रुप में किसी को दूसरे ग्रुप में। तो ये उनके डिमेरिट्स थे। फिर पिक्चर में आया बेटा कौन? मॉजले एक्सपेरिमेंट। कौन आया? मॉजले का एक्सपेरिमेंट, जो कि एक मॉडिफाइड मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल है। तो क्या हुआ कि जब हाई स्पीड के इलेक्ट्रॉन को जो होता है मेटल के सरफेस पे बॉम्बार्ड किया जाता है, तो क्या होता है मेटल के सरफेस पे जब बॉम्बार्ड किया गया तो वो उससे क्या होती है, कुछ रेज निकलती हैं, एक्सरेज इमिट हो रही हैं, और एक्सरेज की पर्टिकुलर एक फ्रीक्वेंसी हुआ करती है। तो वो जो एक्सरे की फ्रीक्वेंसी होती है जो एमिट हो रही है वो डिपेंड करती है कि मेटल का एटॉमिक नंबर क्या है। क्या? मेटल का एटॉमिक नंबर क्या है? ध्यान से देखो। When high speed electron were bombarded on the surface of metal, मेटल के सरफेस से जब हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन को जो होता है बॉम्बार्ड किया गया तो हुआ क्या? देखो, तो हुआ क्या? देन ही नोटेड द फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड एक्सरेज एंड ऑब्जर्व दैट कि जो फ्रीक्वेंसी है वो किस पे डिपेंड कर रही है? वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड कर रही है। जैसे कि ये मेटल है, तो हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन को बॉम्बार्ड किया गया, इस पे डाला गया, तो क्या? और यहां से एक्सरेज निकल रही थी। इन एक्सरेज की एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगी
और जो फ्रीक्वेंसी है उसके रूट जो होती है वो प्रोपोर्शनल है। ये जो एलिमेंट है इसका एटॉमिक नंबर के प्रोपोर्शनल है, एटॉमिक नंबर के प्रोपोर्शनल, तो रूट बी प्रोपोर्शनल टू जेड। अब प्रोपोर्शनलिटी हटाया तो रूट बी इक्वल टू ए जेड माइनस बी हो जाता है। ए और बी जो होते हैं वो कांस्टेंट है मॉडुलो के, तो रूट बी इक्वल टू ए जेड माइनस ए बी। तो ध्यान से देखो ये वाई इक्वल टू एम एक्स माइनस सी है, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, जहां पर एम जो होता है वो स्लोप दिखाता है, एक्स एक्सिस दिखा रहा है, वाई एक्सिस दिखा रहा है, और जो सी है वो नेगेटिव है। ये क्या है? इंटरसेप्ट है वाई एक्सिस पे, इंटरसेप्ट है जो कि नेगेटिव है। तो हमेशा इंटरसेप्ट क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। तो देखो ये वाला अब रूट बी और जेड है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, क्लियर है। स्लोप पॉजिटिव है क्योंकि एम जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है। अब यहां पर देखना है कि जो इंटरसेप्ट है किसका नेगेटिव है? इसका नेगेटिव है? नहीं, इसका तो पॉजिटिव है भाई, जीरो के ऊपर ही है। इसका नेगेटिव है? नहीं, इसका भी पॉजिटिव है। इसका नेगेटिव है? हाँ, इसका नेगेटिव है क्योंकि ये जीरो से नीचे है। बोलो क्लियर है? तो जीरो से नीचे है, तो जब जीरो से नीचे हो जाएगा तो इंटरसेप्ट नेगेटिव हो जाएगा। हाँ, ये दोनों तो पॉसिबल नहीं है मॉडुलो के हिसाब से, बट ये वाला ग्राफ जो है वो पॉसिबल है। So now it is very very clear that atomic number is more fundamental quantity as compared to atomic mass। अब बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि एटॉमिक मास से ज्यादा अच्छा कौन है, ज्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी कौन है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास से ज्यादा अच्छा कौन है? एटॉमिक नंबर। क्लियर है? जब उनको हम अरेंज करेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में। तो नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर आफ्टर द एक्सपेरिमेंट ऑफ मॉडुलो। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है। अब बात आती है बेटा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, और ये जो है हम अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी तक के लिए इतना ही। हमने इवोल्यूशन पढ़ रखा है। सबसे पहले कौन आया? लेवॉइसियर आए, फिर कौन आया बेटा? लेवॉइसियर के बाद कौन आया? प्रॉट्स आए, फिर कौन आया बेटा? फिर डॉबर्नियर के ट्राइड रूल आए, फिर कौन आया बेटा? डॉबर्नियर के बाद कौन आ रहा था? अरे बोलो, अरे बोलो, डॉबर्नियर के बाद कौन आया? डॉबर्नियर के बाद लोथर मेयर कर्व आया, फिर कौन आया? डॉबर्नियर के बाद लोथर मेयर कर्व, और उसके बाद लास्ट में आई ये कौन? मेंडली। मेंडली के बाद जो होता है मॉडिफाइड मेंडली पीरियोडिक टेबल, जो मॉडुलो के एक्सपेरिमेंट से आया था कि एटॉमिक मास की जगह एटॉमिक नंबर जो होता है मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। क्लियर है? तो यहां तक सारी बातें क्लियर है। आगे की बात जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कौन? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। अभी तक के लिए इतना ही। हेलो गाइस, वेलकम टू दिस चैनल द क्लासरूम। मेरा नाम है शिवम केशरवानी और मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्लास 11 का चैप्टर नंबर 3 केमिस्ट्री का टेबल।